दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक पांडे। जब मोदी जी अकेले बैठते हैं तो फेस मास्क लगा लेते हैं और जब सार्वजनिक रूप से सभाएं करते हैं तो फेस मास्क उतार देते हैं। क्या एक प्रधानमंत्री को इतना गैर जिम्मेदार होना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री को नहीं लगता कि उसको एक सही मैसेज देना चाहिए? देश की जनता देख रही है। आप क्या जवाब देना चाहते हैं देश की जनता को? आप ये बताना चाहते हैं कि जब आप घर में रहिए तो आप मास्क लगाइए और जब आप भीड़ इकट्ठा कीजिए तो मास्क खोल लीजिए। और अमित शाह जी का भी एक वीडियो आता है जहां पर वो मास्क नहीं लगाते। मतलब कि आप घर में रहो तो एक मास्क लगाओ और बाहर जाओ तो मास्क खोल दो। अगर ऐसा हमारे प्रधानमंत्री महोदय बताएंगे तो फिर कहां हम लोग जाएंगे और कहां जा रहे हैं? और मोदी जी जब ये कहते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढिए, तो देखिए मोदी जी के नारे को पिछले एक साल में देश की जनता ने कितने अच्छे से भुनाया है। कुछ इंसानों ने इंसानियत दिखाकर देश की सेवा की, लेकिन कुछ ने वहीं पर आपदा में अवसर भुनाए। और आज आपदा में अवसर इस तरीके से भुनाए जा रहे हैं कि मेडिकल वैन वाला जो इमरजेंसी वैन है, एम्बुलेंस, वो भी औने पौने दाम पर एम्बुलेंस मुहैया करा रहा है। बाजार में दवाओं की कालाबाजारी, एसेंशियल सर्विसों की कालाबाजारी, मतलब कि चारों तरफ कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। और अगर कोई खबर पर बात रखना चाहे तो योगी जैसे हठधर्मी सीएम ये कहते हैं कि एनएसए लगा दिया जाएगा, मतलब राजद्रोह। भैया राजा कौन है आज जो आप राजद्रोह लगाएंगे? ये प्रजातंत्र है, यहां पर प्रजा सरकार चुनती है, प्रजा टैक्स भरती है। आप अपने बाप दादाओं से पैसे लेकर नहीं आ गए हैं तो जनता को दे रहे हैं। जनता ने टैक्स चुकाया है, जनता ने राजकोष भरा है। आप अगर उस राजकोष को भी संभाल कर और उसका सही से वितरण नहीं कर सकते तो आप पद पे रहने लायक नहीं है। यह मैं संवैधानिक बात कर रहा हूं। संवैधानिक अनुच्छेद 21 आपको जीने के अधिकार मुहैया कराता है और संवैधानिक अनुच्छेद 32 आपको यह राइट देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील, हाई कोर्ट में अपील दायर करें और पूछें कि मोदी जी आपको प्रधानमंत्री बनने का हकदार क्यों रहना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, वो तमाम बस कुछ सारे मंत्री बस प्रधानमंत्री के ट्वीट को रिट्वीट करते हैं और उनकी तारीफें करते हैं। भैया क्या हमने इसलिए आपको स्वास्थ्य मंत्री चुना था? ये तो आप बिना स्वास्थ्य मंत्री पद के भी कर सकते हैं। और जो पेंशन ले रहे हैं, जो तनख्वाहें ले रहे हैं, आप जो सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं, वो भी हमारे पैसे से ले रहे हैं, हमारे टैक्स के चुकाए पैसे से ले रहे हैं। आप कहीं से लेके नहीं आ गए हैं ये पैसा। और आपदाओं में अवसर जो आपने ढूंढा है और जो कोरोना का प्रसाद आपने बांट दिया है ना पूरे देश में, वो सब देख रहे हैं। और मैं फिर कहना चाहूंगा, इस बार याद रखना कि कोरोना का प्रसाद किस तरीके से बांटा है। अप्रैल में कोई केस नहीं थे इतने, लेकिन जब ये चुनावी रैलियां बंगाल में करके आए हैं तो बंगाल में विस्फोट हो गया है इस समय कोरोना का। और अब यूपी के अंदर जो निकाय चुनाव चल रहे हैं उनकी मतगणना जारी होने वाली है और इस मतगणना पर अगर रोक नहीं लगाई गई तो अभी 760 शिक्षक मृत्यु के घाट उतारे हैं। फिर जाने कितने लोग जाएंगे। तभी तो कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी आप आम काट कर खाते हैं लेकिन खून चूस कर पी रहे हैं। जनता का खून चूस कर पी लिया है। लोग समझना चाहते हैं, मैं बताऊंगा कभी ये बातें, लेकिन मैं आपको बता दूं, जरा दोहरी राजनीति को देखिए, कानून की दोहरी प्रवृत्ति को देखिए देश के अंदर, कि आपको समझ आएगा। मंदिर मस्जिद बंद हैं, शादी विवाह के स्थल बंद हैं, विवाह रुक रहे हैं, विवाह पर रोक लगाई जा रही है, लेकिन आईपीएल चल रहा है, शूटिंगें चल रही हैं। जो डेली आप जो चैनल पर एंटरटेनमेंट के लिए जो चैनल देख रहे हैं ना, उनकी शूटिंग जा रही है। मतलब कि शूटिंग कर सकते हैं आप, आईपीएल खेल सकते हैं, लेकिन आप मंदिर मस्जिद नहीं जा सकते, आप शादी नहीं कर सकते। तो ये दोहरा कानून कैसे ले आते हैं आप? फिर दूसरी तरफ आप दोहरे कानून आपको फिर समझ में आएगा कि लॉकडाउन है, धारा 144 लागू है, लेकिन मतगणना पर रोक नहीं है, चुनावों पर रोक नहीं है। यह दोहरा कानून कैसे आ जाता है? मुझे समझ नहीं आता। ये दो कानून कैसे बना दिए देश में, जिसमें गरीब पिस रहा है और अमीर बच रहा है।
तभी मैंने कहा था कि अमीर देश छोड़कर भागने लगे हैं। यह भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का कहना था कि देश छोड़कर अमीर भाग रहे हैं, और अगर अमीर भाग जाएंगे तो पहले मोदी जी ने स्वयं भगाया, अब कोरोना के कारण भाग रहे हैं, तो देश में गरीब क्या सिर्फ मरेगा? और गरीब ने वोट इसीलिए दिया था। कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कहते हैं इसके लिए जनसंख्या दोषी है, जनसंख्या जिम्मेदार है। तो वोट तो इसी जनसंख्या ने दिया था ना आपको, तब आपने नहीं कहा था कि ये जनसंख्या जिम्मेदार है। आज आपको जनसंख्या ध्यान आने लगी। मतलब कि महाराष्ट्र सरकार में अगर कुछ कोरोना के कारण हो रहा है तो महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार है, दिल्ली में कुछ हो रहा है तो दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, और अगर यूपी में कुछ हो रहा है तो जनसंख्या जिम्मेदार है। यह दोहरा चरित्र। मतलब आज भी सवाल विपक्ष से किया जाए, सत्ता में 7 साल से आप काबिज हैं, यही विश्व गुरु बना रहे थे आप कि भूटान से ऑक्सीजन लेना पड़ रही है देश को, पाकिस्तान से सुविधा लेनी पड़ रही है देश को। जिस पाकिस्तान को गाली देते आप अथाते नहीं थे, थकते नहीं थे, आज उस पाकिस्तान से ही आपको जरूरत पड़ गई है। तो देखिए, इसीलिए कहते हैं पड़ोसी से संबंध अच्छे रखने चाहिए। पता नहीं पड़ोसी आपके कब काम आ जाए, और ये हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं इनसे लगातार मोदी जी ने संबंध खराब कर लिए, और फिर भी आज पड़ोसी देश हमारे प्रति संवेदनाएं दिखा रहे हैं और खोखले विश्व गुरु को उसकी औकात दिखा रहे हैं कि हम जो खोखलाई में विश्व गुरु बनने चले थे, उसके जो ढोल पीट रहे थे, ताली बजा रहे थे, आज उसकी पोल खुल चुकी है। क्योंकि पिछले साल जब विदेशों में लोग कोरोना के कारण खत्म हो रहे थे तो हमारे मोदी जी हंस रहे थे कि हमने कोरोना पर काबू पा लिया, और आज जब पोल खुल गई है तो विदेशों की न्यूज क्यों नहीं दिखा रहे हो? विदेश ने कोरोना पर पूरी तरह काबू पा लिया है, और हमारे पास पिछले साल से और 1 साल का पूरा समय था, ना कोरोना संक्रमित केस थे, ना कोरोना के इतने मामले दर्ज थे, लेकिन हमने टेस्टिंग नहीं की, हमने कोरोना वैक्सीन निर्यात कर दी, हमने ऑक्सीजन निर्यात कर दी, हमने अपने देश को मरने के लिए छोड़ दिया, और हम ठाके लगा रहे हैं विश्वगुरु बनने के। ऐसे विश्वगुरु बनेंगे हम? हां, खैर मोदी जी, जनता आपसे सवाल करे ना करे, लेकिन मुझे लगता है आज जो कोरोना के अंदर अपनों को खो रहे हैं, जिनके साथ आज बदसलूकी हो रही है, वो आपको जरूर याद रखेंगे, क्योंकि इंसानियत याद रखी जाती है, हैवानियत नहीं। और इंसानियत हम सबकी याद रखेंगे जिन्होंने इस कोरोना संकट काल में लोगों की मदद की है, जबकि उनका काम इतना था, वो वोट देकर आपको जिम्मेदारी दे दी थी। अब जिम्मेदारी मोदी जी और आप लोगों की थी कि आप बताएं, देश को आप संभालें, लेकिन आपने संभालने की जगह चुनाव खेलते रहे और देश को आज बर्बादी के गर्त में डाल दिया। और अभी भी आपने यूपी में अगर मतगणना नहीं रोकी तो गांव गांव सुनामी लाओगे आप कोरोना की, और फिर पीछे मत हट जाना, क्योंकि यह जनता कभी नहीं छोड़ेगी। देखिए, जनता के पास ऑप्शन नहीं होता, जनता कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, ये 2 ही लोगों को तलाशती है। मुझे लगता है इस बार निर्दलीय भी लोगों को खड़ा होना चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए राजनीति की, क्योंकि राजनीति में जब तक स्वच्छ व्यक्ति नहीं आएगा तब तक राजनीति चमकने वाली नहीं है। राजनीति में कंपटीशन नहीं होगा तो राजनीति सुधरने वाली नहीं है। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, आज पिछले साल जो आर्थिक संकट लोगों ने झेला है और अब जो आर्थिक संकट झेल रहे हैं लोग, मुझे लगता है कि कोरोना से तो बाद में मरेंगे, लोग आर्थिक संकट से पहले मर जाएंगे, रोटी के लिए पहले मर जाएंगे। इसीलिए आज आपके पास एक मौका है, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन आप देख लीजिए, जिस तरीके से आप ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं ना, आज आने वाले वक्त में आप कहीं अनाज के लिए ना तरस जाएं, क्योंकि अगर ये प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया अनाज की डील, तो भाई फिर देश बचने वाला नहीं है। और मोदी जो अपनी तुलना लाल बहादुर शास्त्री जी से करते हैं ना, मैं उनको जी बोलूंगा, लाल बहादुर शास्त्री जी, क्योंकि उन्होंने एक साइकिल से सड़क से संसद तक का सफर तय किया, अपने घर से संसद तक का सफर तय किया, 2 जोड़ी कपड़ों में वो पूरे संसदीय कार्यकाल में, प्रधानमंत्री कार्यकाल में रहे, अपनी पत्नी को अपने साथ रखा, और इसके बाद भी उन्होंने अपनी तनख्वाह भी देश के नाम कर दी। और इतना ही नहीं,
देश में अनाज के लिए हरित क्रांति लेके आए। वो भी चाहते तो किसी प्राइवेट कंपनी को ठेका दे सकते थे हरित क्रांति के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने हरित क्रांति लाने के लिए किसी प्राइवेट कंपनी को ठेका नहीं दिया, लेकिन हमारे मोदी जी किसानों की आय दोगुनी करने के लिए वो फॉर्मूला उनको ना बताकर प्राइवेट कंपनियों को लाना चाह रहे हैं, और इस प्राइवेटीकरण के कारण देश खत्म होने की कगार पर है। आज आप याद कर लो और पिछला कोरोना काल याद कर लो, सरकारी डॉक्टर, सरकारी अस्पताल आपके काम आए थे, प्राइवेट अस्पताल काम नहीं आए थे, क्योंकि सरकारी संपत्ति पर जनता का हक होता है और प्राइवेट पर प्राइवेट लोगों का हक होता है। जैसे आज प्राइवेट अस्पताल जो कालाबाजारी कर रहे हैं, जो प्राइवेट अस्पताल मनमर्जी पैसे वसूल रहे हैं, लोग कहते हैं आज सरकारी अस्पताल की हालत यह है कि आप सरकारी अस्पताल जाएंगे तो लोग कहते हैं मर जाएंगे, और प्राइवेट जाएंगे तो प्रॉपर्टी से मिट जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो वैसे भी मिट ही रहे हैं। तो इसका जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? कौन जिम्मेदार है? पिछले 7 सालों से जो व्यक्ति हर चीज की जिम्मेदारी लेता आया हो, क्रेडिट लेता आया हो, जो भी किया हो देश में किसी ने भी किया हो, उसकी क्रेडिट सबसे लेने आगे खड़ा हो, जो मृत्यु प्रमाण पत्र पे भी फोटो खिंचवाने से पीछे ना हटाओ, ऐसे शर्मनाक व्यक्ति के विषय में आज जिम्मेदारी नहीं बनती क्या लेना? देखिए, जिनका जाएगा वो कोसेंगे, गालियां भी देंगे। और मोदी जी ने तो खुद ही कहा था एक शो में कि मन की बात में कि भाई मेरे को जो गाली देता है उससे मेरी सेहत बनती है। मैं भी चाहता हूं प्रधानमंत्री महोदय की सेहत बरकरार रखिए, गालों से लाली दूर ना हो, इतनी गालियां उन्हें भरपूर दो। और निवेदन करूंगा कि संविधान को बचाने का अब आपके पास ये आखिरी मौका है। और दोहरी नीति, खुदरा बाजार बंद कर दिया गया है, एसेंशियल सर्विसों पर रोक लगाई गई है। देखिए ना, किराने की दुकानें खुल नहीं रही हैं, लेकिन ऑनलाइन बाजार चालू है। ये दोहरी नीति कहां से लाए? एफडीआई किया था ना, उस एफडीआई में भी अपने लोगों को फायदा पहुंचाना था। वो फायदा मोदी जी पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे। लेकिन ये आपको समझना होगा, क्या देश के विभिन्न सांसद विधायक आज देश में बैठकर देश के पैसे को देश के लिए नहीं लगा सकते? क्या देश के सांसद विधायक अपनी सांसद निधियां जो जनता की चुकाई हुई टैक्स से भरी गई हैं, क्या उनको देश के लिए नहीं खोल सकते? वो तिजोरियां कब खुलेंगी? वो राजकोष कब खुलेगा जिसको हमारे टैक्स से भरा गया है? और उन आपदाओं में भी हमसे पैसा मांग रहे हो। आप 300 करोड़ संसद के लिए देते हो। अपनी दुकान चलाने के लिए बिना किसी ठोस सबूत पेश किए अगले को कोसना, यही है सच्चाई सामने। जिसका जाएगा वो कोसेगा, जिसका नहीं गया वो इस दर्द को नहीं समझेगा। वाली रजार जी, मैं आपकी बात पढ़ पा रहा हूं। अपनी दुकान चलाने के लिए बिना किसी ठोस सबूत पेश किए अगले को कोसना, यही है सच्चाई सामने। आपको कितने ठोस सबूत चाहिए? आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको सारे सच्चाई दे दूंगा। और अगर ट्विटर नहीं चलाते हो तो चला लीजिए, आपको सारे सबूत मिल जाएंगे, है ना? और जो मीडिया पर आप देखते हैं ना, गोदी मीडिया को, उसने पिछले 7 साल में मोदी का ही डंका बजाया है। और 7 साल से गोदी मीडिया जो मोदी का डंका बजा रही थी ना, अब जो लंका लग गई है देश की, तो उसकी जवाबदारी अब मोदी की नहीं बनती क्या? ठोस सबूत क्या होते हैं ये? मतलब जिसका मर रहा है वो ठोस सबूत नहीं है। जिसने अपने को खोया है ऑक्सीजन की कमी से, अस्पताल की अव्यवस्थाओं के चलते, वो ठोस सबूत नहीं है आपके लिए। मैं फिर कहूंगा, जिस दिन आपके घर में ऐसा होगा ना, अंधभक्ति के कीड़े सारे कान से झड़ जाएंगे। जितनी भी आप लोग बातें कर रहे हैं ना अंधभक्ति वाली, वो सब निकल जाएंगी। अपनों को खोने का दर्द क्या होता है, ये एक इंसान और इंसानियत जानती है। क्रांतिकारी कभी भी इंसानियत से पीछे नहीं हटा, और सबसे बड़ा धर्म त्याग होता है। मोदी जी से पूछिएगा कितना त्याग किया है अपने जीवन में, कौन से शौक और ऐशो आरामों को छोड़ दिया है उन्होंने। और भाषण मंत्री हैं वो, तो लगातार भाषण देते हैं, चुनावी रैलियां करते हैं, कोरोना फैला रहे हैं। नहीं फैला रहे होते तो जब कोविड-19 आया था, जिस वक्त देश के अंदर कोविड-19 चल रहा था, उस समय अमेरिका से कोविड लाने की क्या जरूरत थी?
ट्रंप को बुलाने की क्या जरूरत थी? 125 करोड़ रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी ट्रंप के लिए? मेरे को बार बार फेसबुक ब्लॉक कर देता है, कोई बात नहीं, सच्चाई कहने से पीछे नहीं हटेंगे। आप बताइए ना, आप खुद सोचिए, जब पिछले साल हम कोविड-19 नाम दे रहे थे, मतलब 2019 में कोविड आ चुका था, तो विदेशों में लॉकडाउन लगा था और वहां से आने वाली फ्लाइटें हमारे यहां आराम से आ रही थीं। और मार्च में ही मोदी जी ने ट्रंप को भी बुलाया था और नमस्ते ट्रंप करवाया था। और नमस्ते ट्रंप करवाकर विदेश से बीमारी आ गई ट्रंप के। हां, जैसे आज विदेशों ने आपकी उड़ानों पर रोक लगा दी है, भारत से जाने वाला कोई व्यक्ति विदेश नहीं जा सकता इस वक्त, ये सबूत हैं। लॉकडाउन लगा दिया है, तो हम फ्लाइटों को नहीं रोक सकते थे क्या उस समय? इसके बाद हम चुनाव प्रचार नहीं रोक सकते थे क्या? अब भी यूपी में मतगणना नहीं रोक सकते क्या? क्या पूरी तरह गांव गांव में हम क्या कहते हैं, कोरोना फैलाकर छोड़ेंगे? मतलब डॉक्टर हर्षवर्धन और तमाम मंत्री जो हमारे पैसे पर पलते हैं, आज वो सिर्फ मोदी की तारीफ कर रहे हैं, रिट्वीट करते रहते हैं। क्या हमने इसलिए उन्हें मंत्री चुना है? क्या हमने इसलिए उनको वोट दिया था? ये काम तो वो वैसे भी घर बैठ के अंधभक्ति पहले भी कर रहे थे, ये चमचागिरी वैसे भी कर सकते थे, ये तमाम चीजें घर बैठ के आप वैसे भी कर सकते हैं। इसके लिए मंत्री बनने की जरूरत नहीं है आपको। और मैं फिर कहूंगा कि कोरोना वॉरियर्स ही आज संकट की घड़ी में आपके काम आ रहे हैं और सरकारी संपत्ति आपके सामने काम आ रही है, तो सरकारी संपत्ति को बचाना हमारा नैतिक दायित्व है। सरकारी संपत्ति बचेगी तो हम बचेंगे, निजीकरण होगा तो देश खत्म हो जाएगा। अपनी बातों को यही विराम दूंगा, क्योंकि बहुत कुछ कहने के लिए है और वीडियो आगे भी जारी रहेंगे। और फेसबुक लाइव पर मैं इसलिए जुड़ता हूं क्योंकि आप दिल की आग को समझ पाएं। क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो हो सकता है लोगों को लगे कि मैं कहीं से रिकॉर्ड उठाकर पढ़ रहा हूं, कुछ देख रहा हूं। नहीं, दिल की आवाजें ऐसे ही निकलती है। 1 घंटे नहीं 10 घंटे बोल सकता हूं और मोदी के गुणगान मुझसे ज्यादा अच्छे कोई नहीं कर सकता। इसलिए मोदी से कहूंगा, आम काट कर बहुत खा लिए, खून चूस कर मत पियो और अब इस देश को बख्श दो। क्योंकि 100 वोटों के थ्रू सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मोदी जी से पूछ सकता है और प्रधानमंत्री पद से हटा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। अब देश का क्या होगा ईश्वर जाने, लेकिन इन नेताओं ने देश को गर्त में डाल दिया और आपदा में अवसर खूब कमा लिया। अब देखो लाशों की ढेर पर राजनीति कब तक चलेगी? जब जब जिसका जाएगा वो कोसेगा। और लाशों के ढेर पर हो रही राजनीति को आप कुछ कहें ना कहें, पर मैं इस पे बड़ा ही दुखी हूं और स्तब्ध हूं। खैर, आपके लिए धन्यवाद। जय हिंद, फिर मिलेंगे।